वो अहले सियासत जाने। यहाँ हम लोग बैठे हैं, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो कोशिश यही है कि मुल्क में और हम सब के बीच में अमन व अमान कायम रहे। बात करते हैं कि क्या बात करते हैं, जान दे देंगे, जान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक युवा के और दर्द हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा दर्द इस जमाने का बेरोजगारी है। अच्छा, कि हमें एक सिक्योरिटी चाहिए कि रोजगार। और दूसरी चीज़ ये कह देना कि ये जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं इनको जेल में डाल देंगे। अरे यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे अदालत है, यहाँ पे सरकार है, यहाँ पे सब कुछ है कि सब कुछ यहाँ पे तय कर देंगे। किसी भी प्रधानमंत्री को भाषाई स्तर पे इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। जो डिफेंस के सेक्टर में किया गया, ठीक है, अग्निवीर जो योजना थी वो भी बहुत मतलब युवाओं के सपनों को खराब करने जैसी थी। हर युवा पैसे के लिए नहीं जाता है। जो 4 साल की योजना है उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं है। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं ग्लोब वेस्ट। आज हम जामिया के कैंपस में बैठे हुए हैं और एक सवाल है जो कि लगातार सबके मन में गूंजता है कि भाई आज के युवा आखिर जब अपने साथ के युवा के साथ बैठते हैं तो क्या सोचते हैं। क्या वो जिक्र उसमें अपनी मासूका का करते हैं या फिर उसके दौरान हो रही बातों की करते हैं। लेकिन नहीं, अगर इसके विपरीत भी देखें तो हमारे साथ जो युवा बैठे हुए हैं बहुत प्रभावशाली युवा हैं। उसमें से जैसे 1-2 लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इसके अतिरिक्त भी बात करें तो हम आज इन युवाओं से जानेंगे कि देश की राजनीति के बारे में इनका क्या विचार है, व्यक्तिगत मोटिव और व्यंग्यता के आधार पर। बने रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। इसमें मुशायरा भी होगा, इसमें नीतीश जी की पंक्तियां भी आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि दिलचस्प बनाएंगी इस मुशायरे को और इस शाम को। हमारे साथ महेंद्र जी बैठे हुए हैं। महेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद इसको अरेंज करने के लिए। सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं का है इन सब में। तो पहला सवाल ये है कि देश की वर्तमान परिस्थिति से तो आप अवगत ही हैं। आप पत्रकारिता के छात्र भी हैं, तो क्या लगता है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में ये किस ओर ढलती हुई नजर आ रही है? अभी तो अगर आज की, जैसे आप पहले जो ओपनिंग जो आप किए हैं कि आज का युवा क्या सोचता है, अपने बीच बैठता है, तो नो डाउट कि हंसी ठिठोली तो चलती है। हम यंग हो और मासूका की बात ना करें तो फिर ऐसी जवानी बेकार ही है। तो लेकिन दर्द ये है कि अभी कोई फिक्स नहीं हो पाया। हाँ, ये बात अलग है कि अभी मतलब सेट नहीं हो पा रहा है मामला। जारी है। हाँ, इसके अलावा एक युवा के और दर्द हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा दर्द इस जमाने का बेरोजगारी है। अच्छा, कि हमें एक सिक्योरिटी चाहिए कि रोजगार मिल जाए। फिर जब इससे वक्त बचता है तो फिर हम अपने राजनीति भी बात करते हैं कि आज की राजनीति कहाँ जा रही है। अभी जैसे 400 पार का स्लोगन आया तो पूरे दिन डिबेट चलता है, क्या 400 पार कि 400 नीचे, 400 पार होई कि 400 नीचे ही रही। तो ये चलता रहता है। फिर कोई कहता नहीं 250 रहेगा, कोई कहता है 350 रहेगा। तो बेसिकली महेंद्र भाई के कहने का मतलब ये है कि भैया 400 पार या 400 से नीचे तो बात की बात है, बात युवाओं की कर लो, उनके रोजगार की कर लो। सही बोल रहा है। तो अच्छा, एक चीज ये भी है कि रोजगार के लिए जैसे बात करती है सरकार, बात करती है सत्ताएं, बात करती है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो कि काल्पनिक रूप से होती है। तो उसमें जो सरकार की भूमिका रही है अभी से, तो उसको क्या कहा जा सकता है कि जनता को लगातार रूप से सरकार भ्रमित करती आई है या फिर कुछ ऐसे एजेंडे हैं जिससे जनता, युवा जो है खासकर अवगत नहीं है। इसको लेकर क्या कहना है आपका? जी, सरकार तो जैसे रोजगार के दावे करती है कि इतने लंबे दावे, बहुत बड़े दावे हैं, लेकिन मैं उन दावों पे नहीं जाऊंगा। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कहूंगा कि जैसे सरकार कहती है कि सरकारी जॉब नहीं दे पाएंगे हम, 28 से 38 लाख के आसपास सरकारी जॉब है पूरे इंडिया में। तो कहती है कि हम इतने लोगों को ही दे पाएंगे, उसमें भी खाली है। खैर, उस पर भी हम नहीं बात करेंगे। फिर कहते हैं ठीक है, हम सरकारी नौकरी की बात हटा ही देते हैं, लेकिन हम बात प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे पद खाली हैं। तो उसमें हम क्या स्किल लेबर तैयार कर पा रहे हैं? लड़के हैं बहुत कम पैसों पे, 10-10 हज़ार रुपए पे वो 8-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं वो। तो ये त्रासदी है इस दौर की। ये रोजगार के क्षेत्र में तो मुझे नहीं लगता कोई खास प्रगति हुई है। अच्छा, तो अभी हमारे साथ अतिक जी हैं। बेसिकली अतिक जी इलाहाबाद से रहने वाले हैं, तो हर शब्द, हाँ इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, कि हर शब्द में शायराना अंदाज होगा। तो पहले तो इनसे शुरुआत करेंगे कि सरकार को लेकर जो इनकी थोड़ी सी नाराजगी होगी या फिर जो उनके प्रति जो इनका प्रेम होगा, उसको लेकर कुछ शायराना अंदाज में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं बात की शुरुआत करूं, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। यहाँ हम लोग बैठे हैं, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो कोशिश यही है कि मुल्क में और हम सब के बीच में अमन व अमान कायम रहे। बात करते हैं कि क्या बात करते हैं, जान दे देंगे, जान देने की ज़रूरत नहीं है। जान रहेगी तभी जहान रहेगा। ज़रूरी ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें वो बची रहें और ज़रूरी मुद्दों पे पूरे मादे के साथ बात हो।
तो जरूरी मुद्दे क्या हैं? लोग पूर्ण रूप से ना समझ नहीं पा रहे हैं। इस राजनीतिक मुठभेड़ में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को अचंभित कर देती है। देखिए, अभी वर्तमान में सरकार हिंदू मुसलमान करे या फिर उसके अलावा जो मंदिर मस्जिद की बात करती है, तो जो वास्तविक मुद्दे हैं महेंद्र भाई, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना कि जो जो सच मुद्दे हैं, सच्चाई जो जनता एक्चुअली चाहती है, वो मुद्दे लुप्त हो जाते हैं। तो इस पे सरकार की विफलता के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, जब कोई भी व्यक्ति विपक्ष में रहे या जो भी प्रतिस्पर्धा करता है और सत्ता में आने के लिए सत्ताधीश से वो सवाल करता है, तो मुझे याद है 2014 में जैसे मैं जिस पृष्ठभूमि से, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का अपोज रहता है, ये तो सभी लोग जानते ही हैं। तो वहाँ पे कई सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, इवन मेरे बड़े पापा ने बात कही थी, कही कि वैसे मोदी आ रहे हैं, अच्छी बात है, बदलाव होगा। वो दिल से नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, मिट जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। मतलब उस नरेंद्र मोदी जी 2014 में एक इमर्जिंग फेस माना गया था। उनके विरोधी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं। उस वक्त जब टीवी बज रहा था, एक वो जैसे होता नहीं कि इनकलाब था, बदलाव था, जैसे होता नहीं कि सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन लोगों को मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो इस पे मैं यही कहूँगा कि वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। और आज जब 10 साल के बाद वो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इसको बना दिया, ऐसे कॉलेजेस बना दिए, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ बना दिए। उन्हें इन मुद्दों पे बात करनी थी। अपने होता नहीं कि जो वो किए थे उस पर उन्हें बात करना था, हमने ये किया, बजाय इसके ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी। तो अरे आप 10 साल से तो आप आए कर क्या किए, उसको बता दो। कांग्रेस आ जाएगी, भैंस छोड़ ले जाएगी, बकरी छोड़ ले जाएगी, तो क्या कहते हैं, मंगलसूत्र उठ जाएगा। ये एक तरह से एक प्रधानमंत्री लायानी बातें हैं। हाँ, बेसिकली। और दूसरी चीज ये कह देना कि ये जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, इनको जेल में डाल देंगे। अरे यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे अदालत है, यहाँ पे सरकार है, यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे तय कर देंगे। किसी भी प्रधानमंत्री को भाषाई स्तर पे इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि अपनी इस भाषाई न्यूनता को थोड़ा ऊपर लाएंगे, और हो सकता है उनको भगवान करे, ऊपर वाला करे, सद्बुद्धि आए और सही मुद्दों पे बात करे। वैसे जहाँ तक बात है हवा की बात है, तो लोग कह रहे हैं, अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हैं, वो कह रहे हैं एक थी, अब 4 तारीख को फिल्म रिलीज होगी, एक थी भारतीय जनता पार्टी। ये तमाम सारे दावे वादे हो रहे हैं, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है, वो मोदी जी कुछ भी कह लें, कैसा भी कह लें, लेकिन वो जहाँ तक अगर निष्पक्ष होकर बात कहा जाए, वो सरकार में फिर आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा, आए या ना आए, ये हमारा आकलन है, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे ये मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बार आएँ तो थोड़े बहुत मुद्दों की बात कर लीजिए। आप मोदी जी के मुँह से 2-4 बात तो आप सुन में नहीं पाएंगे। रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात, और उसके बाद क्या कहते हैं कि छात्रों के मुद्दों की बात आप नहीं सुनेंगे। बड़ा दुख होता है। नेहा, कुछ कहना चाहोगी इस पे? खैर, आगे हम बात करते हैं। तो हाँ, लेकिन तो हम एक शेर हम लोग पढ़ लेते हैं, बात उस पे आई थी। हाँ, निश्चित। राजनीतिक मुद्दों में उतना उलझ जाते हैं तो असली बातें बाहर चली जाती हैं। वैसे भी इतना टेंशन बढ़ा ही दिया है। हाँ। तो मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। आप लोग घूमने आए, हम लोग सब घूम रहे हैं, पूरा संसार घूमने की अच्छी जगह है, तो घूमा जाए। तो उस पर मैं पढ़ता हूँ कि मर जाता है वह धीरे धीरे, करता नहीं जो कोई सफ़र। तो मैं एक छोटी सी ये नज्म है, मैं इसे आपके बीच पढ़ देता हूँ। बहुत जल्दी पढ़ेंगे। कोई नहीं, आराम से पढ़िए। कोई टाइम ये भरपूर दे रहे हैं। कोई नहीं, आराम से पढ़िए। अगर आप कार्यक्रम इनके लगे होंगे अगले ना, कहीं मिलने उलने का टाइम नहीं दे गया है, तो मैं पढ़ देता हूँ। वाली बात सच तो नहीं है ना प्रदीप जी? नहीं, उसमें ये विफल हैं अभी। अच्छा। ये जामिया के साथ ही समस्या है क्या कि यहाँ पे जितने भी सब अपने आप को? अच्छा, खैर मैं पढ़ता हूँ, इस पे आता हूँ। मर जाता है वो धीरे धीरे, मर जाता है वो धीरे धीरे, करता नहीं जो कोई सफ़र, करता नहीं जो कोई सफ़र, मर जाता है वो धीरे धीरे, पढ़ता नहीं जो कोई शबक, पढ़ता नहीं जो कोई सबक, सुनता नहीं जो सुर संगीत, सुनता नहीं जो सुर संगीत, हंस
हंस नहीं सकता जो खुद पर भी हंस नहीं सकता, जो खुद पर मर जाता है वो धीरे धीरे खत्म कर देता है, जो खुद अपना प्यार खत्म कर देता है, जो खुद अपना प्यार छोड़ देता है, जो मदद करना छोड़ देता है, जो मदद करना मर जाता है वो धीरे धीरे करता नहीं जो कोई सफर। बहुत शुक्रिया। अरे तालियां बजाइए यार जोर से। कोई नहीं, जैसा कि महेंद्र भाई ने बताया, आतिक भाई ने बताया कि जो समस्याएं चल रही है, तो चूंकि शायराना अंदाज चल रहा है तो एक शायरी मुझे भी इस पे याद आ गई। एक छोटी सी पंक्ति है कि न टूटती है न छूटती है, महेंद्र भाई गौर से समझिएगा, न टूटती है न छूटती है, साख से घनमोह है, बयार में अब संघर्ष में अब प्राण मेरे, बयार से बस द्रोह है, और बयार भी लगती बवंडर, भय विखल खाने को है, मधुमास तू श्रृंगार कर, पतझर अभी आने को है, पतझर अभी आने को है। तो खैर हम आगे अभी बात करेंगे कि और भी जो हमारे साथ युवा हैं, हाँ उनसे आप इधर अजीत प्रदीप जी, तो आप बताइए कि आप आतिक जी की बातों से कितनी सहमत हैं? मैं कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ से नहीं हूँ। हालांकि जैसे रोजगार वाली बात है तो ये तो ठीक है कि सरकार दे रही है, और जो पहले थी जैसे जो डिफेंस के सेक्टर में किया गया, ठीक है, अग्निवीर जो योजना थी वो भी बहुत मतलब युवाओं के सपनों को खराब करने जैसी थी। हर युवा पैसे के लिए नहीं जाता है, जो 4 साल की योजना है उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर समाज में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। एक इज्जत रेस्पेक्ट होती है जो डिफेंस के बंदे की होती है, वो वाली चीज़ नहीं है। अभी पहले जो आप देखते थे इतने ग्राउंड पर तैयारी करते होते बच्चे, अभी नहीं मिलेंगे आपको, तो ये एक इशू है रोजगार का। तो बाकी तो कुछ सेक्टर में अच्छा भी कर रही है, और तो कुछ अच्छा किस, जैसे इन्होंने इनकी कुछ बातों से आप आपने कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं, तो आप कौन सी बातों से सहमत नहीं है? बस वही, जैसे इंफ्रा वगैरह ठीक हो रहा है। अभी पहले रेलवे स्टेशन उतने नहीं थे अच्छे, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, लेकिन जो रोजगार है वहाँ कहीं लैग कर रही है गवर्नमेंट। तो समस्या तो एक ही है यहाँ पे भी, शुरुआत से लेकर अंत तक की। अगर आप किसी देश को पूर्ण रूप से आप प्रभावशाली देखना चाहते हैं तो युवा पीढ़ी मजबूत होनी चाहिए, युवा के हाथ में रोजगार होना चाहिए। तो आप ये इसी में सरकार विफल है, तो सरकार की विफलता तो देखी जा सकती है इस पे साफ तौर पे। जैसे कांग्रेस भी क्या बोल रही है हम कर देंगे, लेकिन उनकी जो मैनिफेस्टो उसमें ये झलकता है कि वो अब डेस्परेट हो चुके हैं, मतलब सत्ता मिल जाए कैसे भी उसके बाद हम कर लेंगे। चाहे वो 50% रिजर्वेशन की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए 50% कैसे हो सकता है? आप मतलब ठीक है ओपन सीटें हैं, जो जिसको आना है आओ, 50% महिलाओं के लिए कर देंगे, और भी इतने पैसे बांट देंगे, 1 लाख दे देंगे, नहीं बांट पाओगे आप। कहीं से आपको रेवेन्यू तो जनरेट करना पड़ेगा ना, रेवेन्यू तो जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी भी इसमें फिर मुद्दों की बात करती नहीं है, वो सोचती है कि फिर हमको ठीक है हिंदू मुस्लिम करके अगर वो तो वही है ना महेंद्र भाई की, इस बार जैसे घोषणा पत्र की भाई ने बात की, जैसा कि आप बीजेपी की घोषणा पत्र की बात करेंगे तो उसमें रोजगार का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्लभ चीज दर्शाती है। बिल्कुल चिंता का विषय तो है, सबसे बड़ी चिंता की बात है कोई भी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, सब मजाक में ले रहे हैं, और इससे यूथ सफर कर रहा है, पूरा यूथ सफर कर रहा है। मोदी जी ने इन 10 सालों में जो प्रमुख कार्य किए हैं, जैसे कहा जाए कि नोटबंदी की है, कभी वो उस पे नहीं बोलते। उनको लगता है कि हमसे गलती हो गई, हमको जब तक जैसे हम कोई बात बोल दिए वो बात सही नहीं होती, हम सोचे यार ये बात तो छुप जाए, कोई पूछ न ले। नोटबंदी धीरे-धीरे नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, और अग्निवीर इनकी हो गई। अग्निवीर पे प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, छोटकौआ सांसद भी एक बार नहीं बोल रहा है, जो इनके इलाके के नेता वो भी नहीं बोला, अग्निवीर पे बात ही नहीं करते। आप इसका मतलब वो योजना आपकी फेल हो गई। और उसके बाद जैसे कहते हैं कि संसाधनों को बेच दिया, ये कहते हैं कि हम उसको अच्छा कर रहे हैं, एयरपोर्ट को अच्छा कर रहे हैं, अडानी ग्रुप को दे रहे हैं, उनका ये कहना है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते। और एक बड़ी खास बात यह है कि 5 सालों में राहुल गांधी की यह जीत है कि वो लगातार ये बात कहते रहे कि मोदी जी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, और मोदी जी को बाद में ये बात कह देना पड़ा, और राहुल ये बात कहे कि ये मेरी जीत हो गई कि मोदी जी के मुंह से हमने अडानी का नाम निकलवा लिया। उन्होंने कहा कि टेम्पो से पैसा जा रहा है, जब टेम्पो से पैसा जा रहा है तो आप उनको जांच करके जेल डाल दीजिए। जब आप ऑलरेडी 2 सीएम को डाल ही दिए, एक लोग आए हैं आजकल थोड़ा दौड़ भाग रहे हैं, शायद कुछ उनका बन जाए मामला, तो उसके बाद कुल मिला के जो प्रधानमंत्री जी हैं इन मुद्दों पे वो जो वो काम किए हैं
इस पे वो बोल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि पिछले समय जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ये किया था। अरे भाई 10 साल आप रहे, आप अपना काम गिनाइए। हम 1 साल जामिया में रहे, हम जो काम जितना हम पढ़े जितना सीखे हम उतना बताएंगे। पहले जामिया बहुत अच्छी थी, हम यहाँ पैदे नहीं थे, हम क्या जामिया अच्छी थी या खराब थी, हम क्या जाने। ये जो अंतिम में आपने मोदी जी का डायलॉग बोला ना, वो प्रॉपर मोदी जी की वाइब में बोला आपने, ये बड़ा अच्छा लगा। इसमें और ऐड करना चाहूंगा सोम भाई कि जैसे कि कुछ जनता के लेवल पे भी गलतियां हैं कि क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा नेता जो कि विकास की बातें करता है, मुद्दों की बातें करता है, आप देखेंगे वो मात खा रहा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसका जो उत्साह है ना, धीरे धीरे डाउन चला जाता है। एक बड़े पत्रकार हैं प्रणव राय, सभी लोग जानते होंगे, NDTV के फाउंडर भी रहे हैं वो। तो उन्होंने अपनी बुक द इंडियन वर्डिक्ट में लिखा है कि खास तौर पे जब वोटिंग होती है तो वो मुद्दे जो कि लोगों को प्रभावित करते हैं वो अक्सर वोट में तब्दील नहीं हो पाते हैं। जैसे मैं एक बात कहूँ, जैसे महंगाई है, महंगाई का प्रभाव सभी के जेबों पे पड़ता है, ठीक ना, कि जो भी व्यक्ति है उसके जेब से पैसे ड्रेन हो रहे होते हैं, सारी चीज़, दाल महंगी, तेल महंगा, कपड़ा महंगा, शिक्षा महंगा, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन वही व्यक्ति एक टाइम महंगाई के मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन ठीक उसी टाइम जाकर के वो ऐसी सरकारों को चुनता है जो कि धर्म की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें, तो लोगों को भी यही पसंद है। सही बात है। और सरकारें गुणा गणित से बनती हैं। हाँ। तो लेकिन किस इलाके में कौन बिरादरी ज्यादा है उसको पहना दो टिकट। कहीं मील भट्टा उट्टा चला रहा है, चाटू गाड़ी लेकर दौड़ेगा, गर्दा उड़ाएगा, विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, और 5 साल का 2 और मील तैयार कर लेता, करता और कुछ नहीं। अच्छा अब जो हम जहाँ जा रहे हैं उनको, हमारे बिहार में एक कहावत है, सूट पॉइजन बोला जाता है। सूट पॉइजन का मतलब समझ रहे हैं आप, कि जो बड़ी ही गंभीरता से और बड़ी मजाकिया वे में बहुत बड़ी बात बोल जाते हैं। हम नीतीश जी से बात करेंगे अभी। आइए नीतीश जी। नीतीश जी को अगर हम मिथिलांचल के रहने वाले नीतीश जी, तो जाहिर सी बात है कि मैथिली में जो व्यंग्यता होती है वो दर्शती है, और मैथिली भाषा में सूट पॉइजन का एक जिक्र आप जानते होंगे उसके बारे में। सूट पॉइजन ये सर, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, व्यंग्य मत समझिएगा। तो खैर, मिथिलांचल से है तो मिथिलांचल की मुद्दों को लेकर पूर्ण रूप से अवगत होंगे। तो हम मिथिलांचल के ऊपर बात करते हैं कि मिथिलांचल को लेकर नीतीश जी आपका क्या कहना है, कि केंद्र सरकार को लेकर, राज्य सरकार को लेकर, नीतीश सरकार को लेकर, या फिर लालू जी को लेकर? आपका जो ये सवाल है सबसे बढ़िया तो ये लगा कि जब एक किसी गांव में बैठा पान की दुकान पे आदमी बात करता है कि सीधा वो देश की बात करता है, बॉर्डर की बात करता है, ये करता है, वो करता है, उसको पहले अपने क्षेत्र की बात करनी होगी, है ना। तो ये बढ़िया है, अगर वो सुधरेगा तो पूरा देश, हर एक क्षेत्र अगर जब सुधर जाएगा तो देश तो ऐसे ही विकास हो जाएगा देश का। तो इसीलिए तो, क्योंकि मिथिलांचल में बहुत सी ऐसी मांगे चल रही हैं, मिथिलांचल में आप अवगत होंगे, अलग राज्य को लेकर मांगे चल रही हैं मिथिलांचल में, तो उन सब चीजों को लेकर आप क्या केंद्र राज्य पे तो अभी मैं नहीं जाऊंगा, है ना, लेकिन मैं राज्य पे तो अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं विकास की जहाँ तक बात हो रही है, मिथिलांचल के साथ मिथिला, है ना, मिथिला के साथ क्या हुआ है नहीं हुआ, इस पे हम बात करें, राजनीति की बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है, अभी मिथिला है ना, लोग कहते हैं कि नॉर्थ बिहार को मिथिला, है ना, ये गंगा के इस पार को, इसमें 22 जिला 23 जिला ऐसे लोग दावा करते हैं, उनका काम है, सरकार का काम है, जब कटेगा बटेगा, जो होगा वो होगा, वो बात की बात है। जो इस साइड का क्षेत्र है, आज से 1990 से पहले की बात बता रहे हैं हम, चीनी मिल, है ना, चीनी मिल, कई चीनी मिल हुआ करती थी वहाँ, रैयाम चीनी मिल, आप जान रहे होंगे वहाँ से हैं तो, जो बंद करा दिया गया, चीनी मिल से कितने को रोजगार मिलता है ये जानकारी होगी सबको, है ना, वो बंद करा दिया गया। वहाँ जो इंजन आया था वो हर एक चीज को, लोहा को, जो भी चीजों काट करके बेचा जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। सीमेंट फैक्ट्री हमारे पास था, आज एक पिछले साल ये हवाई अड्डा का ये करके शुरुआत करके, है ना, अब वहाँ सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं वो लोग, मतलब वो हवाई अड्डा दे रहा है ना। उसके बाद भी बहुत संघर्ष के बाद में एक स्टूडेंट यूनियन हुआ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, उसके संघर्ष के बाद में उसका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, ठीक, इस पे भी नहीं जाते किसी संघर्ष रहा है, सरकार दे दी, ठीक है, दी, लेकिन कब दी, आज से बहुत पहले से दरभंगा महाराज का वहाँ एयरपोर्ट था, है ना, उसके बाद बहुत संघर्ष के बाद उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। एम्स से कह दिया जाता है कि एम्स बन के तैयार है, एम्स है ही नहीं, खाली एम्स है, ईटा बालू तक नहीं है ना, कुछ नहीं है। क्या दिया, चीनी मिल की मैं बात करूं, सूत मिल, जूट मिल, क्या नहीं था हमारे पास 1990 से पहले, सब कुछ था, सबको बंद करवा दिया गया, एक एक चीज को। पर्यटन की बात करें तो आज दरभंगा किला जो है ना, दरभंगा किला दिल्ली के लाल किला से 10 फीट ऊंचा है, काफी खूबसूरत है। वहाँ बहुत बड़ा एक टूरिज्म का ये माहौल बनाया जा सकता है। एयरपोर्ट भी बन गया, अब लोग आ सकते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। विद्यापति कौन नहीं जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो 4 लोग बस ताश खेलते मिल जाएंगे, कुछ नहीं। उसके बाद कालिदास को जहाँ ज्ञान मिला, उच्चैठ भगवती स्थान बेनीपट्टी के अंदर आता मधुबनी में, वहाँ क्या है, कुछ नहीं। सीतामढ़ी, अगर राम मंदिर, हमारे तो पाहुन हुए, है ना, राम मंदिर बना, हम लोग बहुत खुश,
अत्यंत खुश। लेकिन अगर राम मंदिर बनने से अयोध्या का उद्धार हो सकता है तो हमारी जानकी, है ना, सीता, उनका अगर मतलब पुनौराधान में जन्म स्थल है, वहाँ मंदिर बने तो क्या सीतामढ़ी का उद्धार नहीं होगा, मिथिला का उद्धार नहीं होगा? उस पर कोई बात नहीं चल रही है। अहिल्या स्थान जहाँ विश्वामित्र जी पत्थर को बना दिए थे, कोई नहीं, इतना चीज उंगली पे गिनवा दिया हूँ। अरे एक 5 साल में एक मुद्दा रहेगा तो 29 के बाद भी तो कोई मुद्दा रहना चाहिए। नहीं, कुछ मुद्दा ही नहीं, अनेक मुद्दा है हमारे पास। 1912 के बाद मुद्दा ही मुद्दा, रोने की सिवाय कुछ नहीं मैथिलों के पास। मुद्दा ही मुद्दा, अगर रोए दिन रात रोए ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कम से कम नॉर्थ बिहार वालों को इस बात से तुम एग्री करना छोड़ दो कि सबसे ज्यादा हमारा बिहार IAS IPS देता है। वो बन कहाँ रहा है? दिल्ली में पढ़ के बन रहा है। आज नीतीश साहब मान के चले भाग्य से मर गया, पागल हो गया, क्या हुआ, नहीं कुछ बन पाया। अगर कुछ बन जाता है तो सीधा बिहार क्रेडिट लेगा, लेकिन बिहार का एगो पैसा का इतना ही योगदान है कि हमारे बाबा दादा पिताजी वहाँ जन्म लिए हैं। बिहार वालों के साथ ये स्थिति है, खास करके नॉर्थ बिहार के, पूरा बिहार को ले लेता हूँ। अगर बच्चे बिहार के जो बच्चे हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से अगर कोई पिकनिक पे जाते हैं, उनका पिकनिक स्पॉट कहाँ होता है? बिहार होता है पिकनिक स्पॉट। कहाँ होता है? बिहार। अच्छा, अभी जैसे आम का सीजन चल रहा है तो अभी जैसे आप गांव को मिस कर रहे होंगे, तो गांव को लेकर आपने कुछ पंक्तियां लिखी है, उसको थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे? हाँ, गाँव मैथिली में लेकिन हाँ, मैथिली में एक छोटी सी कविता है, बहुत पसंदीदा है ना। हाँ। अगर समझने वाले हैं आप लोग मैथिली के, और समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे और रिलेट कर पाएंगे, है ना। इसका शीर्षक है गाम, और ये कविता यूं है कि हमहू गाम में रहे वाला बालक छनो, हमहू गाम में रहे वाला बालक छनो, अपन जिंदगी के अपने चालक छनो। हमहू गाम में रहे वाला बालक छनो, अपन जिंदगी के अपने चालक छनो। प्रेम तबस अपन खपड़ा वाला घर, बड़का आंगन, अलवेश वाला दलान, दाई के खिस्सा, चूल्हा के धतके ताँच, अपन पोखरक माछ, गाछी के आम, बारी में का ओ मिटकर लताम से छल। प्रेम तबस अपन खपड़ा वाला घर, अलवेश वाला दलान, दाई के खिस्सा, चूल्हा के धतके ताँच, अपन पोखरक माछ, गाछी का आम, बारी में का ओ मिटकर लताम से छल। ई गाड़ी घोड़ा दुनियादारी सबक मोह सब बहुत दूर छनो। ई गाड़ी घोड़ा दुनियादारी सबक मोह सब बहुत दूर छनो। हमहू गांव में रहे वाला बालक छनो, अपन जिंदगी के अपने चालक छनो। तालियां बजाइए भाई। अब जैसे कि मैं बता दूं कुछ शब्द, जैसे कि नीतीश जी ने बोला कि खिस्सा मतलब कहानियां, समझ रहे हैं? हाँ, कि दादियों के लताम मतलब अमरूद, जो मतलब हम लोग यहाँ जो घर के पीछे में एक बारी होता है जहाँ पे बेसिकली अमरूद का पेड़ होता है, और अमरूद पे चढ़ के तो उन्होंने कुछ रिलेट करवाई, कुछ चीजें जो जिससे पुरानी चीजें ताजा हुई। अब हम प्रदीप जी के पास आ रहे हैं, आप इधर आइए सर। सर प्रभात जी, अरे हाँ, आइए पहले आप, आइए सब आइए। तो अब हमारे साथ हाँ,